तो चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। और आज हमारा टॉपिक है विषय गणित। यह प्रैक्टिस 2 का सवाल है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का क्लास शुरू करते हैं और लेते हैं ये 50 नंबर का प्रश्न। ध्यान से सुनिए, पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है? कोई दुकानदार 5 दर्जन आम 90 रुपये में खरीदता है तो 150 आम की कीमत। बच्चों, ये ऐकिक नियम का प्रश्न है और ऐकिक नियम के वीडियो में मैं बार बार बताता हूँ, देखना कि ऐकिक नियम क्या है। तो एक एक का नियम। अगर हमें एक वस्तु का दाम पता है, कितने का? एक वस्तु का, तभी हम एक से अधिक वस्तु का दाम, मूल्य, कीमत बता सकते हैं। और एक का दाम पता नहीं है तो एक से अधिक वस्तु का दाम, मूल्य या कीमत नहीं बता सकते। प्रश्न में देखो, स्पष्ट रूप से पूछा गया है कि 150 आम की कीमत क्या है। तो 150 आम तो एक से अधिक है ना। तो जब तक आप एक आम का कीमत नहीं जानोगे, एक आम का कीमत, तब तक 150 आम की कीमत नहीं बता सकते। तो अब एक आम की कीमत कैसे जानेंगे? तो ये जो दिया है यहाँ से क्या लिखा है? 5 दर्जन आम 90 रुपये में मिलता है। तो 5 दर्जन को अगर संख्या में बदले, 5 दर्जन, तो 5 दर्जन माने क्या होता है? 5 गुणित 12। एक दर्जन, दर्जन में 5 गुणित 12 होंगे तो 12 पंचे 60। यानी कि 5 दर्जन में 60 आम होते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये 60 आम मिलते हैं हमको 90 रुपये में। कितने रुपये में? 90 रुपये में। तो यहीं से एक आम का जानना है। तो एक आम कितने में मिलेंगे? तो एक का जब भी निकालना हो तो कितना रुपया मिल रहा है? 90 रुपये में 60 आम। तो एक का जानना है तो 60 से भाग करेंगे। ये देखो कितना हुआ, 0 0 कट गया, 3 तिया 3 दूनी। और इसको भी हल करेंगे तो क्या आएगा? 1.5। ये कैसे? 3 को भाग करके देख लेना। 3 को भाग करोगे 2 से तो 2 एक कम 2 होगा, बचेगा 1 उतारोगे, लगाओगे, शून्य उतारोगे, 10 बना ना। तो 2 पंचे 10। इस तरह क्या आया? 1.5 रुपये। यानी कि एक आम का रेट पता चल गया, दाम पता चल गया। एक आम 1.5 रुपये में मिलता है। तो कितना का पूछ रहा है? 150। तो एक का पता हो और एक से अधिक का पूछे तो जितने वस्तु का दाम जानना है 150 आम का, तो एक का दाम 1.5 रुपये, बस उससे गुणा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक पेन 5 रुपये में मिलता है तो 2 पेन लेना है तो 2 से गुणा करते हैं। 4 पेन लेना है तो एक पेन का कीमत जो 5 रुपये है 4 से गुणा कर देते हैं। बस वैसे ही एक आम का दाम पता चल गया तो उस एक आम के दाम या कीमत या मूल्य से कितना खरीदना चाहते हैं उससे गुणा किया जाता है। देखो 15 शून्य शून्य, 15 पचे 75 की 5 हासिल 7, 15 कम 15, 15 7 22। एक अंक के आगे दशमलव है, एक अंक के आगे दशमलव लगाएंगे। कितना है? 225 रुपये। ऑप्शन बी में देखो बच्चों दिया हुआ है, यही इसका आंसर है। तो मेन चीज क्या समझना है इसमें कि पूछा क्या है प्रश्न में, ये देखना। ऐकिक नियम में अगर एक से अधिक वस्तु का दाम पूछा गया है तो पहले समझ लो एक वस्तु का दाम जानना जरूरी है। उसके साथ गुणा करने के लिए भाई 150 आम की कीमत जानना है तो एक आम की कीमत को इसके साथ गुणा करना था। अब एक आम की कीमत कहाँ से निकाले? तो ये 5 दर्जन आम का कीमत प्रश्न में दिया हुआ है। अब दर्जन माने होता है 12, तो 5 दर्जन माने हो गया 5 गुणित 12, 8 यानी 60 रुपये में 90 आम। तो एक आम का जानने के लिए
हमने क्या किया, 90 को 60 से भाग किया। ठीक, क्यों? क्योंकि ये 60 आम का कीमत 90 है, तो एक आम का जानना है तो वस्तु की संख्या से भाग करते हैं। ठीक है, उसके कुल दाम को, तो एक काम का पता चलता है। ये ऐकिक नियम में कक्षा 5वीं में आप लोगों ने पढ़ा होगा। किसी आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है तथा उसकी परिमिति 32 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? सिंपल है बच्चों। देखो करना क्या था, एक आयताकार इस तरह, रुको थोड़ा सा इसको मोटा कर देता हूँ। एक आयताकार क्या है, एक खेत है, आयताकार खेत है। अब उस आयताकार खेत की खासियत क्या है, तो चौड़ाई की 3 गुनी है लंबाई, तो चौड़ाई को अगर 100 मान लो तो लंबाई क्या हो जाएगा, 3x, 3 गुनी माने 3x हो जाएगा, होगा ना। अब आयताकार की खासियत है कि लंबाई ये लंबाई बराबर होगा, तो ये 3x है, तो ये लंबाई भी 3x होगा, चौड़ा होगा। अब प्रश्न में परिमिति दिया है, परिमिति माने क्या होता है, दो लंबाई आयताकार का, दो लंबाई धन दो चौड़ाई होता है ना। तो परिमिति बराबर दो लंबाई धन दो चौड़ाई होता है, तो दो लंबाई क्या है, 3x, 3x, तो ये 6x हो गया। चौड़ाई क्या दिया माने हैं x, तो x और x 2x हो गया। अब परिमिति बराबर प्रश्न में दिया है 32 मीटर है, तो 6x और 2x जुड़ेगा तो हो जाएगा 8x, तो 8x बराबर मिला 32। तो हमको x का मान जानना है, x का मान जानना है, तो 8x माने 8 के साथ x गुणा में है, तो गुणा में हो तो इधर आके x बराबर भाग हो जाएगा, तो 8 को भाग करेंगे तो 8 चौक 32। इस प्रकार x का मान मिला 4। अब ये लंबाई चौड़ाई जान सकते हैं, 3 के साथ गुणा, देखो 3x माने 3 के साथ गुणा है x का, तो x बराबर तो 4 आ गया ना, 3 के साथ गुणा करेंगे 4 को तो 12, तो 12 लंबाई मिल गया ये, और x का तो मान मिल गया है, यानी चौड़ाई मिल गया है, चौड़ाई वही x माने थे। अब 12 लंबाई, क्षेत्रफल माने क्या होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई, तो 12 चौक 48 वर्ग मीटर, क्षेत्रफल को वर्ग मीटर मानते। इसमें है ऑप्शन, देखो सी में दिया है। सिंपल था, सिंपल इसलिए कि भाई आयताकार दिया है, तो आयताकार दिया है तो ये गुना वाला चक्कर में ना x विधि से ही बढ़िया रहता है। तो ये चौड़ाई से लंबाई 3 गुना है, तो जिससे 3 गुना, जिससे लंबा चौड़ा गुना रहता है उसको पहले x मानते हैं। अब x चौड़ाई को मानोगे तभी तो इसको 3 गुना करोगे, यानी 3x मानोगे, वो 3x है तो ये भी 3x होगा, ये चौड़ाई x है तो ये भी तो चौड़ाई है ना। किसी भी आयत में दो चौड़ाई होते हैं, दो लंबाई होते हैं, और चारों का योगफल यानी दो लंबाई धन दो चौड़ाई बराबर होता है परिमिति जी, यही तो सिखाए हैं। तो परिमिति पहले से दिया है रे भैया 32 मीटर। अब ये मान लिए तो ये चौड़ाई हो गया 2x, लंबाई हो गया, लंबाई 6x हो गया, 6 और 3 3 6x, और ये हो गया 2, तो जोड़े हैं 6 2 8x। अब 8x बराबर 32 है, मतलब x बराबर 8 से भाग करेंगे तभी तो आएगा। इस तरह से निकाले लंबाई चौड़ाई, फिर क्षेत्रफल बने होता है लंबाई गुणी चौड़ाई, तो कर दिए उसका गुणा। ये प्रश्न बच्चों 52 नंबर का प्रश्न प्रतिशत पर आधारित प्रश्न है, और प्रतिशत चूंकि हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए गारंटी के साथ कहता हूँ ये प्रतिशत वाला नहीं आएगा। ठीक, प्रश्न को बनाते कैसे ये बता देता हूँ। देखो विक्रय मूल्य दिया है ये 1210 रुपये, इसको भाग करना रहता है किससे, विक्रय मूल्य प्रतिशत से। तो क्रय मूल्य को हमेशा
100% माना जाता है और लाभ 10% हुआ है, तो क्रय मूल्य और लाभ मिला के होता है विक्रय मूल्य। तो इस तरह विक्रय मूल्य का प्रतिशत हुआ 110%, उसी से भाग करके हट गया। ये देखो, ये क्या हुआ 11, 11 में 121 क्या आया उत्तर 11। अब इसी का गुणा, चूंकि क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य का प्रतिशत माना जाता है 100, तो 11 का 100 से गुणा होगा तो 1100 आएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर है। इस प्रश्न में घबराओ मत, क्योंकि ये लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत का प्रश्न नहीं आने वाला। लाभ हानि का जरूर आएगा, लेकिन प्रतिशत के रूप में नहीं पूछेंगे, पहले पूछते थे। चलो इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से 8 से कौन सी संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी? तो ध्यान दो बच्चों, अगर इकाई में शून्य है, 8 से विभाजित होने का नियम कहता है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा में जो अंक है उससे बनने वाली जो 3 अंकों की संख्या है, अगर वो 8 से पूरी तरह विभाजित हो गया तो वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। चूंकि इकाई में शून्य है, अब केवल दहाई में अंक है और सैकड़ा में, तो यहाँ हमको देखना केवल इकाई दहाई सैकड़ा और दहाई का अंक, सैकड़ा और दहाई का अंक अगर 8 से विभाजित हो गया तो संख्या हो जाएगी। तो 8 के पारा में 74 नहीं आता, वो नहीं आता, 8 के पारा में 34 नहीं आता, 8 के पारा में केवल 64 आता है, 8 अट्ठे 64। तो यही संख्या है जो 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। सिंपल है, नहीं भी जानता हो तो 8 से भाग कर करके देखना है, अगर शेषफल 0 आया तो उसे पूरी पूरी विभाजित माना जाता है। ठीक, तो इकाई में अगर शून्य हो ना तो केवल दहाई और सैकड़ा के अंक को देखो, वो 8 से विभाजित होगा तभी पूरा संख्या विभाजित होगा। तो 8 में 72 होता है, ये 8 के पारा में 54 नहीं आता भाई, 8 छक्का 48, 8 सत्ते 56 होता है, 8 अट्ठे 64 यही जा रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न 54 नंबर का प्रश्न, ये दशमलव वाली संख्या है और भिन्न वाला है। देखो, जब भी दशमलव संख्या का भिन्न हो तो पहला काम करना चाहिए, अंकों की संख्या दशमलव बाद अंकों की संख्या समान करें। ये किए बगैर हल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया इस तरह। तो ऐसे लिखा है प्रश्न, देख लो। तो क्या करेंगे, नीचे दशमलव बाद 2 अंक है, ऊपर में दशमलव बाद 1 अंक है, तो उसमें बगल में 0 लगा के दशमलव बाद अंकों की संख्या समान करेंगे। तो इस तरह हो जाएगा 0.30 बटे 0.03 है। अब देखो बराबर हो गया, 10 हो गया। अब इसमें देखें तो 0.03 है और नीचे में 0.3 है, तो इसमें भी अंकों की संख्या समान कर देंगे, तो नीचे 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह अगर दशमलव को हटा दें, जरा सोचो, यहाँ से दशमलव हटा दें तो ऊपर तो बन गया 30/3 और ऊपर इसमें ऊपर 3/30, यानी उल्टा हो गया। कैसे, ये बना 30/3 और ये बन गया 3/30। बस इसी को आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो कैसे होगा, ये तो दिख रहा है रे भैया, क्या दिख रहा है, 3 एकम 3 और 3 दहम 30। अब ये तो वही पूर्णांक संख्या तुमको मिल गया 10, तो जिसमें 10 होगा दशमलव पहले वही उत्तर है, तो ऑप्शन सी आंसर है। सिंपल सी बात। क्यों, क्योंकि ये 3 को भाग करेंगे 30 से, ये इसको देखो ना, 3 को भाग करेंगे 30 से तो क्या करोगे, 30 शून्यम शून्य बचेगा 3 और दशमलव लगाओगे तो उत्तर शून्य आ जाएगा, माने शून्य उतारोगे तो 30 से कम 30, दशमलव के बाद क्या मिला है 1, तो इसी में तो दशमलव बाद 1 है और इसका तो उत्तर 3/30 आ गया, दशमलव बाद 1 आ गया। इसको हल करने पर दशमलव बाद 1 आया, इसको हल करने पर 10 आया, तो 10.1 उत्तर है। जो सीधी सी बात ऑप्शन सी में दिया हुआ है।
ठीक। तो मेन चीज दशमलव वाली संख्या में भाग और घटाव संक्रिया करते समय, भाग कहें या इस तरह भिन्न में दिया हो, तो सबसे पहला काम है बच्चों, दशमलव के बाद यानी दसवें, सौवें, हजारवें स्थान तरफ, ये जैसे लिखा है ना 0.3, तो ये 3 कौन से स्थान में है? 10वें स्थान में। ये जैसे 0.03 लिखा है, तो ये 0 10वें स्थान पे है, 3 100वें स्थान पे है। तो दशमलव के बाद 10वें 100वें स्थान में अंकों की संख्या समान करना है, नहीं है तो 0 लिखना है, लेकिन एक बराबर होना चाहिए। इसीलिए हमने क्या किया, 0.3 और 0.03 लिखा था। तो देखो ऊपर में अंश में दशमलव के बाद एक ठो अंक है, तो उसको हमने किया 0.3 लिख के 0, बगल में 0 लगा दिया, देखो 2 अंक बन गया है। और नीचे में पहले से है ना, इस तरह देखो ऐसे लिखा था, तो दशमलव बाद अंकों की संख्या इसमें भी 2 हो गया, इसमें भी 2 हो गया। अब जब अंकों की संख्या समान हो जाए ना, तो दशमलव को मिटा सकते हैं, हटा सकते हैं। हटाने के बाद ये 30 बन गया, हटाने के बाद अंश में 30 बन गया, और नीचे 003 का मतलब 3 होता है, इसलिए मैंने 30/3 लिखा था। 30/3 का हल क्या आता है? 10, इसलिए 10.1 आएगा। 55 नंबर का प्रश्न कह रहा है 0.342 को भिन्न रूप में निम्नतम पदों में लिखिए। 2-3 शब्द है, एक भिन्न रूप में और निम्नतम पदों में, तो इसको समझना जरूरी है, तभी यह काम कर सकते हैं। निम्नतम पदों में लिखने को ही बच्चों कहा जाता है सरलतम भिन्न में लिखना, सरलतम रूप में लिखना, या सरल में लिखना कहा जाता है। किसे? निम्नतम पदों के रूप में लिखिए हो। तो कैसे करते हैं? देखो सबसे पहले तो इसको भिन्न बनाना पड़ेगा ना भाई, दशमलव वाली संख्या, तो 0.342 लिखा है, तो भिन्न रूप में तो पहले भिन्न का रूप देना है, तो भिन्न रूप देने के लिए बटे चिन्ह का जरूरत पड़ता है। दशमलव के जगह में ठीक सीधा में लिख दो 1। अब दशमलव के इधर 10वें, 100वें, हजारवें स्थान पे जितना अंक लिखा है उतना 0 लगाना है, तो 3 के नीचे 0, 4 के नीचे 0, 2 के नीचे 0, तो इस तरह क्या मिला हमको? 1000। अब क्या करना है? दशमलव हटा सकते हैं, तो क्या बन गया? 342/1000। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुने एक बार, कोई भी दशमलव वाली संख्या लिखा हो तो उसे लिख लेना, लिखने के बाद दशमलव सीधा में नीचे में 1 लिखना, और इधर 10वें 100वें स्थान की ओर जितना अंक है उसके जगह में 0 लिख देना, उसके बाद दशमलव हटा सकते हैं। ठीक है, अब ये बन गया 342/1000। अब इसको क्या करना है? तो तुमको कटाना है, कटेगा तब तक कटाना है, जब कटना बंद हो जाए तो वही सरलतम रूप या निम्नतम पद कहलाता है। तो देखो सबसे पहले तो दोनों सम है, तो जान रहे हैं सम कटेगा ही, तो 2 1 कम 2 बचेगा 1, तो बन जाएगा 14, 2 7 14 और 2 1 कम 2, 171 आया। इसको 2 5 10 और 2 शून्यम 2 शून्यम। अब देखो नीचे में 500 से छोटा नहीं दिया है, 171/500 है यहाँ ऑप्शन बी में, तो यही इसका आंसर है। अगर ये मान लो और कटता, अगर मान लो ये और करता, तो ये नीचे में फिर 500 से छोटा संख्या भी रहता, यहाँ तो नहीं है, तो क्या मिला? 171/500। तो चलो बताओ जी, इस प्रश्न में किसी को कुछ पूछना है क्या? इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। किसी ये समझ में आया कि नहीं आया? दशमलव वाली संख्या को भिन्न रूप में, सरलतम रूप में, या कहे निम्नतम पदों के रूप में लिखने के लिए प्रश्न आता है।
ये 56 नंबर का प्रश्न किसी गीतिका या देखो बच्चों, सिंपल है। एक वर्गाकार आकृति है, इसका क्षेत्रफल है 64 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल, वर्गाकार क्षेत्रफल का सूत्र क्या कहता है? भुजा का वर्ग बराबर होता है क्षेत्रफल। ये वर्ग का क्षेत्रफल माने क्या होता है? भुजा का वर्ग। अब क्षेत्रफल तो हमको पता है भैया 64। अब भुजा हमको जानना है, तभी तो परिमाप निकालेंगे। तो भुजा जानना है तो इस वर्ग को पक्षांतर करेंगे, तो वर्ग को पक्षांतर करने पर वर्गमूल हो जाता है। तो सिंपल सा है, 8 अट्ठे 64, 8 होता है। ये तो बताए हैं ना। किसका वर्ग संख्या है? 64, तो 8 का तो 8 वर्गमूल होगा। अब जान गए भुजा बराबर 8 होता है। अब परिमाप यानी चारों भुजा का माप, तो चारों भुजा तो 8 8 है ना, तो 8 चौक 32 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी में दिया है। चुटकी बजाने वाला प्रश्न था। क्षेत्रफल दिया हो वर्ग का तो उसका वर्गमूल निकालो तुरंत। वर्ग का क्षेत्रफल दिया हो तो तुरंत उस संख्या का वर्गमूल निकाल लो, तो वो हो जाता है एक भुजा की मान। अब परिमाप यानी चारों भुजा का मान, तो एक भुजा का मान पता चल गया, तो चार भुजा का जानना है, 4 से गुणा जी, 832 सेंटीमीटर। अब बताओ, किसी को समझ में ना आया हो तो बोलो। जो पूछ रही थी कम से कम उसको समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया होगा तो जरूर पूछ लेना। चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही शब्द होता है एक, और इसका विलोम होता है अवरोही। बोलचाल की भाषा में आरोही क्रम को क्या बोलते हैं हिमांशु? घटते बढ़ते वाला में क्या बोलते हैं आरोही क्रम में? बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम। और अवरोही को घटते क्रम। ठीक। बढ़ते क्रम का मतलब है शुरू में छोटा रहेगा, बाद में बढ़ता जाता है। घटते क्रम का मतलब है शुरू में सबसे बड़ा रहेगा और धीरे धीरे वो घटते जाता है, पीछे जाते जाएंगे, जितना बाद में संख्या आएगा छोटा होता जाता है। तो प्रश्न पूछा है आरोही, आ रोही, औ में अ है, आरोही में आ है। आ बड़ा है, अ छोटा है। कर सकते हो, आ बड़ा है ना, मैंने बढ़ते क्रम, अ छोटा है तो छोटा माने घटते क्रम। ये एक याद रखने का तरीका है। अब हमारे पास तीन भिन्न है, तीनों भिन्नों के हर समान है, और हर समान हो तो जिसके अंश बड़े वह भिन्न भी बड़ा होता है, जिसके अंश छोटे वह भिन्न छोटा होता है। तो आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में छोटे शुरू में दिखाता है। तो 1/8 सबसे छोटा है, उससे बड़ा है 3/8, और उससे बड़ा है 5/8। क्योंकि हर समान हो तो अंश छोटे रहेंगे, तो वो छोटा है, उससे बड़ा वाला उससे बड़ा होगा, 3 से बड़ा 5। तो इस तरह 1/8 से बड़ा 3/8, 3/8 से बड़ा 5/8, जो कि किसमें दिया है? तो ये ऑप्शन डी में देखो दिया हुआ है। यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक, चलो एक प्रश्न यहीं पर क्रिएट करता हूँ।
मान लो ये 8/3 होता और 8/7 होता और 8/5 होता। इसको आरोही क्रम में जमाना चाहते हैं, व्यवस्थित करना चाहते हैं, तो मैं शुरू में कौन से भिन्न को लिखूंगा? 8/7। याद रखो, अवरोही क्रम आरोही क्रम का विलोम होता है अवरोही क्रम। तो जब तुमने हर को इतना देर तक हर में एक समान था, अंश में एक समान हो गया, तो सब नियम ही उल्टा हो जाएगा। ठीक है भाई, हर समान था तब हम अंश के बड़े को बड़े बोलते थे, लेकिन अंश समान है तो हर के बड़े को छोटे बोलेंगे। तो ये 8/7 छोटा है, उससे बड़ा है 8/5, उससे बड़ा है 8/3। क्योंकि यहाँ टुकड़ों का साइज, किसी वस्तु को जितना कम टुकड़ा करोगे उसका जो साइज है, आकार है, वो टुकड़ों की संख्या तो एक बराबर है। अंश माने क्या होता है? 8 अंश का मतलब सभी में 8 अंश है, यानी सबको 8-8 टुकड़े मिले। लेकिन किसी को इतना छोटा टुकड़ा मिले, किसी को इतना बड़ा टुकड़ा मिले, तो दोनों में तो अंतर है ना भाई। किसी को इतना छोटा छोटा 8 ठो मिले, किसी को इतना बड़ा बड़ा 8 ठो मिला है, तो बड़ा बड़ा टुकड़ा मिलेगा, वो ज्यादा होता है। तो किसी वस्तु को कम टुकड़ा करेंगे, अब इसी को 3 टुकड़ा किए ऐसे, अब इसी को 5 टुकड़ा करेंगे तो वो भाई वो तो छोटा छोटा मिलेगा, 3 टुकड़ा वाला बड़ा है। तो ये वाला साइज का 8 टुकड़ा मिला है इसमें। इसलिए याद रखो, हर में संख्या छोटा है, अंश की संख्या बराबर है, तो हर की संख्या छोटा है, वो बड़ा भिन्न होता है। ठीक, देखें बच्चों 58 नंबर का प्रश्न। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबा पुल 5 मिनट में पूरा पार कर लेता है। व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। देखो क्या पूछा है, गति, चाल, किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसी में सूत्र, इसी में राज छिपा है। घंटा यानी गति क्या होता है? दूरी बटे समय होता है, क्योंकि किलोमीटर दूरी को मापते हैं किलोमीटर से, घंटा किससे मापते हैं? समय को मापते हैं घंटा से। यानी गति बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी को पहले लिखो 600 मीटर, तो 600 मीटर दूरी लिखा है, तो इसको किलोमीटर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? 1000 से भाग करना पड़ेगा। कभी भी या सीधा सीधा भी लिख सकते हो, मैं जो समझाया हूँ उसके आधार पे मीटर बना है तो ये मीटर हुआ, ये डेका मीटर हुआ, हेक्टोमीटर हुआ, किलोमीटर हुआ, ये 6 इधर आएगा और किलोमीटर। तो इस तरह क्या मिला? 0.600। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, किलोमीटर बन गया, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है। अब 5 मिनट, तो 5 मिनट को घंटा बनाना है, तो मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 से भाग किया जाता है, तो ये घंटा बन गया। अब ये बन गया किलोमीटर। 600 मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से भाग किए, 5 मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 से भाग किए। क्यों किए? क्योंकि जो मीटर प्रति घंटा में प्रश्न में पूछा। अब बस इसी को हल करना है, यानी 600 बटे 1000 बटे के और नीचे में एक और भिन्न है, तो वो गुणा होता है। तो इस तरह ये ऐसे गुणा हो जाएगा इसके साथ। तो ये देखो फिर से कर बता रहा हूँ, ये 600 बटे 1000 गुणित, ये नीचे में किए थे 5/60, तो वो हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो 60/5, क्योंकि भिन्नों का बटे भिन्न है, यानी भिन्नों का भाग है। वास्तव में ये 600
बटे 1000 भागित 5/60 कर रहे थे हम लोग। और जान रहे हो भिन्नों का भाग नहीं किया जाता, भाग को गुणा में बदल दिया जाता है। भाग को गुणा में बदल देते हैं तो ये भिन्न उल्टा हो जाता है ऐसे। अब बस हल करना है। ऊपर देखो 2 शून्य कट गए, नीचे का भी, ऊपर भी एक और शून्य है 60 के साथ, ये भी कट गया। क्या बचा हमारे पास है, नीचे में 5 बचा, ऊपर बचा है 6 और 6 तो 6 छक्का 36 और नीचे में 5 है तो भाग करेंगे, 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35 बचेगा, 36 में से एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे उतारेंगे शून्य, 10 बन गया, 5 दूनी 10 यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा ये उत्तर आएगा। ऑप्शन बी बच्चों इसका सही उत्तर है। ठीक, तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करना था। केवल और केवल ये सूत्र दिया हुआ है, गति माने क्या होता है, किलोमीटर प्रति घंटा यानी दूरी बटे समय। तो मीटर में लिखा है उसको किलोमीटर बनाना था, और जो समय मिनट में लिखा है उसको घंटा बनाना आना चाहिए। और घंटा बनाने के बाद क्या करना है, भिन्न बना है ना तो गुणा करना है उल्टा करके। क्यों? क्योंकि किलोमीटर यानी दूरी को घंटा से भाग किया जाता है। अब चूंकि घंटा भिन्न में है, अब भिन्न में है तो उल्टा करके ही गुणा करते हैं। किसी को इस प्रश्न में कुछ पूछना है? यस सर। पूछो। सर एक बार फिर समझाना। हाँ, प्रश्न में क्या पूछा है ये ध्यान दो। गति, अब गति किस इकाई में पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटा। गति कई प्रकार से पूछा जा सकता है, मीटर प्रति सेकेंड भी हो सकता है, भी हो सकता है, ठीक है, मीटर प्रति घंटा भी हो सकता है। तो जिस इकाई में पूछेगा उसी इकाई में उत्तर देना रहता है। तो ज्यादातर प्रश्न बच्चों किलोमीटर प्रति घंटा ये होता है गति का इकाई, या अक्सर अगर ये मीटर में हो तो समय को सेकंड में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? सेकंड में। ये सबसे ज्यादातर बनने वाला प्रश्न है। किलोमीटर के साथ अक्सर घंटा रहता है, प्रति घंटा, मीटर के साथ सेकंड रहता है। तो इसमें पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा। तो ध्यान दो, जिस में पूछा है उसी में उत्तर देना पड़ेगा। तो यहाँ किलोमीटर के जगह हम क्या दिया है, मीटर, तो मीटर को किलोमीटर बनाना था। तो किलोमीटर बनाएंगे तो किलोमीटर बनाने के लिए क्या किया जाता है, मीटर को 1000 से भाग किया जाता है, तब वो किलोमीटर बन जाता है। ये या मैंने तुम लोगों को जो इकाई याद करवाया उसके आधार पे भी कर सकते थे। कैसे? अब 600 मीटर है तो इसमें शून्य तो मीटर के स्थान पर है, ये डेका मीटर के स्थान पे है, 6 हेक्टो के जगह में है, और ये 0। अब किलो के ठीक बगल में दशमलव लगाते हैं तो इस तरह ये किलोमीटर बन गया। अब 5 मिनट को घंटा बनाना था, क्योंकि इस समय को घंटा में पूछा है। तो घंटा में पूछा है तो घंटा बनाने के लिए मिनट को 60 से भाग किया जाता है। 5 मिनट को अगर घंटा बनाना है तो 60 मिनट से भाग करेंगे तो ये घंटा बन जाता है। तो क्या बना, 5 एक कम 5 12, ऐसे भी कर सकते हो 1/12। अब तुम्हारे पास क्या आया, हल करके देखोगे तुरंत आ जाता है। अब ये उत्तर आया था 0.600। अब 1/12 को उल्टा करके करोगे तो 12 आएगा। 1/12 का उल्टा क्या आएगा, 12, तो गुणा होगा ना उसके साथ उल्टा कर, तो 12 शून्य शून्य 12 शून्य शून्य 12 छक्का 72। 3 अंकों के आगे में दशमलव है तो 7 और 2 बीच में दशमलव आ गया। इस तरह आ गया उत्तर 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कई तरीका है। पहला तरीका सरल वाला तरीका बताया तुम लोगों को कि जो दूरी दिया है उसको मैंने क्या बना दिया, पहले किलोमीटर बना दिया। ये गुणा करना है, ये जो 5 मिनट को घंटा बना के, तो 5 मिनट का घंटा होता है 5/60,
तो उल्टा करके करेंगे तो ये हो जाएगा 60/5। जितना शून्य रहता है उतना शून्य नीचे हो तो कट जाता है, तो ऊपर भी 3 शून्य था, नीचे भी 3 शून्य, कट गया। ऊपर बचा केवल 6 गुणित 6 यानी 36, और नीचे बचा है 5 एकम 5, बस 36 को 5 से भाग किया तो क्या मिला 7.2। यही बच्चों इसका आंसर था। क्लियर? ये बदलने वाला काम समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। मैंने किलोमीटर बनाने के लिए 600 मीटर को 1000 से भाग दिया और 5 मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 से भाग किया। ये समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताओ। ठीक, तो आ गया तो मुझे ये बताओ, अगर मुझे 5 सेंटीमीटर को मीटर बनाना है तो किससे भाग करूंगा या किससे गुणा करूंगा? 100 से भाग करूंगा, भाग करूंगा गुड़ा गुड़ा तो 100 से गुणा करूंगा 5 का, तब ये 500 मीटर हो गया। माने 5 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर होता है। 100 से गुणा करेंगे 5 का तो 500 आया, 500 मीटर के बराबर होता है 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी। मीटर बड़ा होता है एक सेंटीमीटर? मीटर बड़ा होता है एक सेंटीमीटर? तो मीटर बड़ा होता है, तब तो तुमने सेंटीमीटर को बड़ा बना दिया। हाँ, सोचना है। ये जो स्केल सिखाए हैं इसी स्केल को तुम लोग सब भूल गए हो। बीच में रहता है मीटर, मीटर से छोटा डेसीमीटर, उससे छोटा सेंटीमीटर, उससे छोटा मिलीमीटर होता है। मीटर से बड़ा होता है डेकामीटर, उससे बड़ा होता है डेका से हेक्टोमीटर, हेक्टो से बड़ा होता है किलोमीटर। मैंने पूछा 5 सेंटीमीटर को मीटर बनाओ तो सिंपल सा था। सेंटीमीटर छोटा इकाई है, मीटर बड़ा इकाई है, तो बड़ा बनाते समय सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर 5 लिखा है तो सेंटीमीटर में 5 लिखाएगा। अब मीटर बनाना है तो दशमलव में आता है, यानी इधर हमको शून्य लगाते आना है, तो ये शून्य रहेगा, मीटर तक शून्य लगाएंगे, और जो बनाना है उसके बगल में दशमलव लगता है। ये 5 सेंटीमीटर को मीटर बनाना था तो सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे, दशमलव में आएगा उत्तर हमेशा, क्योंकि सेंटीमीटर छोटा है। तो मीटर तक शून्य लगाना है, और जो भी बनाना है मीटर बनाना है तो मीटर के बगल में दाएं तरफ दशमलव लगता है। ये उत्तर है। दूसरा तरीका, चूंकि 5 सेंटीमीटर को क्या बनाना था मीटर, तो सेंटी माने होता है सौवा, सेंटी माने सौवा, तो सौवा से भाग करेंगे, सौवा माने बटे 100 होता है, तो 5 सेंटीमीटर को 100 से भाग करेंगे, क्योंकि सेंटी इसमें लिखा ही है, सेंटी माने 100, सौवा से भाग करेंगे तो उत्तर आ जाता है। तो ये भी उत्तर इतना ही आएगा, 0.05 मीटर। तो ये तुम लोगों को अच्छे से बदलना आना चाहिए, किसी भी इकाई को किसी भी इकाई में बदलना। समझ रहे हो? चलो तो कोई बदल के बताओ मुझे, 36 डेकामीटर किलोमीटर में कितना होगा? 36 डेकामीटर को किलोमीटर में बदलें तो कितना आएगा? अभी जो स्केल बताया उसी स्केल के आधार पे सोचो। 0.36 किलोमीटर। नाम बताओ। भूमि बोली हो क्या? ठीक ठीक।
देखो बच्चों, बाकी बच्चे जो जवाब नहीं दे पाए ध्यान से देखो। डेकामीटर है 36 डेकामीटर, तो 36 में से 6 तो डेकामीटर के स्थान पे है। और डेका से बड़ा होता है हेक्टो, और हेक्टो से बड़ा होता है किलो, तो किलो की जगह हम कुछ नहीं माने जीरो है। अब मैंने बनाया था किलोमीटर बनाने के लिए बोला था, और जो भी बनाना होगा उसके बगल में दशमलव लगाते हैं। इस तरह आया 0.36 किलोमीटर कहें या 0.36 किलोमीटर भूमि ने बताया, ये भी सही है। तो अगर तुमको स्केल याद है, किससे बड़ा क्या होता है? होता है मिलीमीटर, उससे बड़ा होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बड़ा होता है डेसीमीटर, डेसीमीटर से बड़ा होता है मीटर, मीटर से बड़ा होता है डेकामीटर, डेकामीटर से बड़ा होता है हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर से बड़ा होता है किलोमीटर। ये क्रम याद रहना चाहिए, तो जो भी बनाना है बना सकते। अगर मैं कहूँ 365 सेंटीमीटर को हेक्टोमीटर बना, तो क्या करोगे? 365 जो लिखे हैं तो वो सेंटीमीटर है कह रहे हैं, तो सेंटीमीटर से लिखना शुरू करना है इधर बाएं हाथ की ओर। तो सेंटीमीटर में 5 आएगा, जो 6 है वो देसी में आएगा, 3 है वो मीटर में आएगा। मैंने बोला हेक्टो बनाने के लिए, हेक्टो, तो हेक्टो तक जीरो लगाएंगे। तो इस तरह इसमें डेका में जीरो, हेक्टो में जीरो। अब हेक्टो बनाना है तो हेक्टो बगल में दाएं तरफ दशमलव आएगा। तो इस तरह बना 0.0365 हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर है। तो अगर ये स्केल याद है ना, तो दुनिया का कोई भी इकाई दे दे, मीटर, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी में चुटकी बजाते हल कर सकते हो। आइए समझाया हूं जब ये टॉपिक चल रहा था मापन। अब मेरा अच्छा अच्छा वीडियो बना है इसमें। तो बच्चों ये ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जानते रहोगे तो बहुत सारा प्रश्न ऐसे ही हल हो जाता है। तो ये चाहे मीटर का हो, लीटर का हो या ग्राम का हो, तीनों का नियम सेम है। एक नियम जान लिए यही कि मिली, मिली, सेंटी, डेसी, उसके बाद बीच में इकाई को रखना रहता है। वजन मापने का मुख्य इकाई है ग्राम, धारिता मापने का मुख्य इकाई है लीटर, और दूरी मापने का मुख्य इकाई है मीटर। ये मुख्य इकाई कौन कौन सा ये भी जानना है। ग्राम है वजन मापने का मुख्य इकाई, लीटर धारिता मापने का, दूरी मापने का मीटर। अब यहीं से वो डेसी, सेंटी, मिली बनता है इधर जाने पर, इधर जाने पर डेका, हेक्टो, किलो। किलो को हेक्जा भी बोलते हैं, ये भी याद रखना करके समझाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब चीज तुम लोग भूलो मत। अब परीक्षा की घड़ी बहुत नजदीक है। चलो देखते हैं 59 नंबर का प्रश्न। बोलो बोलो। सेंटीमीटर के बाद जो डीएम है वो डेकामीटर है या डेसीमीटर? क्या चीज? सेंटीमीटर के बाद जो डीएम है वो डेकामीटर है या डेसीमीटर? ठीक ठीक, बढ़िया का प्रश्न किए हो। चलो बताता हूँ, ध्यान से सुनो। ये जितना ई की मात्रा आएगा ना, ई की मात्रा लास्ट में, वो समझ जाना मुख्य इकाई से छोटा रहता है। जैसे मीटर के बगल में रहता है डेसी, डेसी बोलने से ई की मात्रा आ रहा है ना, डेसी, यानी समझ जाना वो मुख्य इकाई से छोटा है। उसके बाद सेंटी, ई की मात्रा आ रहा है ना, समझ जाना वो मुख्य इकाई से छोटा है। सेंटी माने 100वां हिस्सा होता है मुख्य इकाई का, डेसी माने 10वां हिस्सा। अब मिली, मिली में भी देखो ई की मात्रा आ रहा है, तो ये मिली ये 1000वां हिस्सा होता है। मिली माने ही होता है 1/1000, 1000वां हिस्सा। सेंटी माने होता है 1/100, और डेसी माने होता है 1/10। ठीक है, तो डेसीमीटर का मतलब होता है 1 मीटर का 10वां हिस्सा, सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 मीटर का 100वां हिस्सा, मिलीमीटर मीटर का 1000वां हिस्सा।
अब मीटर के आगे रहता है बच्चों डेका मीटर। इसमें आ की मात्रा ओ की मात्रा आता है बड़ा वाला में। डीएम ये भी लिखा जा सकता है, ये भी डीएम लिखा जा सकता है। तो ये डेसीमीटर है, ये डेका आ बड़ा होता है ना। आ देखो डेका आ बोलोगे तो मुंह बड़ा खुलता है, ई बोलोगे तो मुंह छोटा सा खुलता है। तो ई कह रहे माने छोटा सा है, वो छोटा है करके समझ जाओ। डेका तो डेका में मुंह बड़ा खुलता है तो ये बड़ा है। मुख्य इकाई क्या है मीटर, तो मुख्य इकाई से बड़ा है। हेक्टो मुंह देखो गोल बन गया, हेक्टो। उसके बाद हेक्जा या किलो, तो ये मुख्य इकाई से बड़ा वाला है। डेकामीटर, हेक्टोमीटर, हेक्जा या किलोमीटर। तो डेसीमीटर से छोटा होता है सेंटी, सेंटी से छोटा होता है मिली, और डेसी से बड़ा होता है मुख्य इकाई यानी मीटर। मीटर की जगह में लीटर भी लिखा जा सकता है, धारिता पढ़ोगे तो वजन वाला में ग्राम लिखा जाता है। अब बाकी इधर डेका, हेक्टो, हेक्जा या किलो। हेक्जा शब्द का प्रयोग बहुत कम होता है, याद रखना। हेक्जा की जगह में किलो शब्द ही प्रयोग में लाया जाता है, वो इसलिए जानकारी बताते हैं कि परीक्षा लेने वाले का मूड क्या है हमको थोड़ी पता। कौन जानता है, वो एक किलो की जगह में हेक्जा शब्द पूछ दे तो बताए रहेंगे तो याद रहेगा, तुम लोग तो बना सकते हो। कंफ्यूजन क्लियर हुआ? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। चलो बच्चों देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दो मिश्र भिन्न दिए हैं, 4 सही 2/5 ऋण 2 सही 1/5 का सरलतम मान है। तो सरलतम तो बाद में करेंगे, पहले मान तो निकालेंगे। तो चलो भाई 4 सही 2/5 का हो गया, 4 पंचे 20, 2 22/5। सभी को मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बनाना आना चाहिए, बदलना आना चाहिए। 2 पंचे 10, 10 11/5। इतना सरल प्रश्न कहाँ मिलेगा जहाँ हर समान है तो हर को तो लिख दिया जाता है, और अंशों को ऋण चिन्ह है तो आपस में घटा दिया जाता है। 22 में से 11 जाएगा तो 11 बचेगा, 11/5 उत्तर आया। अब बस हमको इसको मिश्र भिन्न बनाना है। तो सरल तरीका 5 दूनी 10, जो भागफल आया वो पूर्णांक है, और शेष फल कितना बचेगा बोलेंगे तो एक शेष फल बचेगा, एक रहेगा अंश में। शेष फल को अंश में लिखते हैं, और जो भाजक है वहीं रहता है, 5 नीचे रहेगा। तो 2 सही 1/5 बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रश्न में किसी को कोई चीज समझ में न आया हो तो बोलो। आ गया? चलिए इस प्रैक्टिस सेट का बच्चों अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि थोड़ा सा रफ कार्य ज्यादा करना पड़ेगा। 50 संतरे बेचने पर उसका लाभ या हानि पूछा है। प्रश्न पूरा पढ़ता हूं। एक विक्रेता 6 रुपये के 4 की दर से संतरे खरीदता है तथा 8 के 5 की दर से संतरे बेचता है। तो 50 संतरे पर उसका लाभ या हानि पूछा है। तो देखो 50 संतरा बेचेगा तो उसको लाभ होगा कि हानि, ये पूछा है। तो पहले 50 संतरे को खरीदा कितना में, अब 50 संतरे को बेचा कितना में, जब तक नहीं जानोगे लाभ हानि नहीं बता सकते। तो हमको यहाँ एक संतरे का भी नहीं पता, तो 50 संतरे का कहाँ से जानेंगे, यही से निकालेंगे। संतरे को 6 रुपये में खरीदा था, ठीक है ना। 6 रुपये के 4 की दर से संतरे खरीदता है, क्रय करता है। तो 4 संतरे का 6 रुपया है। अरे वो लोग मत गिराया करे नहीं तो शोर में शोर होता। 4 संतरे का 6 रुपया, तो एक संतरे का मैंने बोला था एक का जानना है तो वस्तु संख्या से भाग कर दो। तो इस तरह 2 तिया 2 दूने या 3/2 माने क्या होता है 1.5, यानी 1.5 रुपये में वो एक संतरा खरीदा था। तो 50 संतरे कितने में खरीदेगा, तो भाई 50 के साथ गुणा करना पड़ेगा 1.5 का।
तो 15 शून्य शून्य 15 पचे 75, एक अंक के आगे दशमलव यानी 75 रुपये में वो खरीदा। ये पता चल गया 50 संतरे। अब खरीदा तो जान गए, अब बेचा जानना है। तो 8 रुपये के 5 की दर से खरीदा था, यानी 5 संतरे को 8 रुपया में वो बेचा था, बेचा विक्रय किया। तो एक संतरे को तो ये हो जाएगा 8/5, वस्तु की संख्या से भाग करते हैं जी, ठीक है। अब 8/5 में बेचा एक संतरे को, तो कितना का बेच रहा है? 8/5 के साथ 50 संतरे का गुणा करेंगे। एक का भाव पता चल गया 8/5 है, तो 50 का जाना है, 50 से गुणा। देखो कट रहा है, 5 दहम 50, तो 8 दहम 80 आया। 80 रुपया में वो क्या किया था? बेचा था। अब बताने की जरूरत नहीं पड़ती भाई, 80 रुपये में बेचा था 50 संतरे को, 50 संतरे को 75 रुपये में खरीदा था। तो दिख तो रहा है स्पष्ट रूप से 5 रुपया ज्यादा में बेचा हो ना, 75 में खरीदा था, 50 को 80 में बेचा, तो 5 रुपये का अंतर है, यानी 5 रुपया का उसको क्या हुआ? लाभ हुआ। तो अब ये जो प्रैक्टिस सेट 2 का जो गणित था बच्चों, यहीं पर समाप्त होता है।